हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम लोग इसमें एसएससी एमटीएस का 2023 का इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं। देखो, एमटीएस 2023 इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग करने जा रहे हैं 14 सितंबर का शिफ्ट 2। अब आज वाला कर लेने के बाद एक शिफ्ट और बचेगा, 2023 की एमटीएस के इंग्लिश का सारा पोस्टमार्टम हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो 2023 ही नहीं, 2021 का भी हम पूरा कर चुके हैं, 2022 का भी किया था, लेकिन बीच में कुछ दिक्कतें आ गई तो थोड़ा कुछ कम हुए हैं, तो इसके बाद उसको भी मैं पूरा कर दूंगा। ठीक है, तो अच्छा, ये एमटीएस के अलावा हमने एमटीएस के अलावा भी एसएससी सीजीएल का हमने सारा का सारा करा दिया, सीएचएसएल का सारा करा दिया, स्टेनो का करा चुका हूँ, सीपीओएसआई का करा चुका हूँ और इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी कराया हूँ 2023 वाला। ठीक है, इतने सारे पेपर हमने करा दिया है। तो आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारा मटेरियल है। पीडीएफ हर वीडियो के साथ पीडीएफ अटैच है। ठीक है, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ यहाँ से ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको रोज़ पीडीएफ दोपहर में ही मिल जाया करेगा। ठीक है, तो आज का पीडीएफ आपने सॉल्व कर ही लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का डिस्कशन। देखते हैं कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। खास तौर से जो गलत हुए हैं उन पर हमको स्पेशली फोकस करना होगा। तो पहला ही क्वेश्चन स्पेलिंग का है। ठीक है, और स्पेलिंग किसकी देखनी है? मेंटेनेंस की। एक वर्ड इन्होंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है और ये चार के चारों देखो ऑप्शन ही ऐसे ही दिए हैं। मेंटेनेंस की आपको स्पेलिंग बतानी है कौन सी करेक्ट है। और इसके पहले भी मेंटेनेंस की स्पेलिंग कई बार आई है, तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मेंटेनेंस जो वर्ड है ना, वो मेंटेन से बना हुआ। तो मेंटेन की स्पेलिंग क्या होगी, पहले इस पर आ जाओ। एक होता है मेंटेन, MAINTAIN, जो मेंटेन की करोगे तो ये होता है। दोनों में क्या है, AIN। लेकिन जब हम मेंटेनेंस की बात करते हैं ना, तो MAIN पहले रहेगा, उसके बाद जो TAIN था उसकी जगह पर 10 हो जाता है, TEN हो जाता है। बस यही गौर करना है। ठीक है, उसके बाद ANCE, लास्ट में क्या होगा, ANCE हो जाएगा। तो मेंटेनेंस की इस तरह से स्पेलिंग कौन सी सही होगी? देखो, यहाँ पे TEA लगा दिया, यहाँ TEN लगा हुआ है, यहाँ TEN लगा हुआ है और यहाँ पे TEN लगा हुआ है। बाकी सब में पीछे देखो, यहाँ MAIN है, यहाँ MEIN हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे MAIN TEN ANCE, यहाँ पे क्या होगा, ये गलत हो गया ANCE। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 10 लगा दिया था। ठीक है ना, तो अब यहाँ देखो 10 में ANNCE लगा दिया, तो एक यहाँ से गलत हो गया। तो 3 में तो हमको गलतियाँ मिल गई हैं। एक ऑप्शन आपका बच रहा है जो पूरी तरह से करेक्ट है और वो है 4th वाला। ठीक, चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ये देखो खाली जगह दी हुई है और ब्रैकेट में एक वर्ड दिया है रेपुटेबल। तो रेपुटेबल का आपको क्या लगाना है, एंटोनियम लगाना है। ठीक है, आ जाओ पढ़ते हैं। अंकल जो इज़ रेपुटेबल, अब इसका एंटोनियम चलिए। फॉर स्पेंडिंग 10 years ऑफ हिज यूथ इन प्रिजन ड्यू टू आर्म्ड रॉबरी, आर्म्ड रॉबरी के अपराध में के आरोप में उनको 10 साल की जेल हुई थी। इस बात के लिए वो क्या है, रेपुटेबल का मतलब क्या हुआ, रेपुटेड, प्रसिद्ध है, जबकि होना क्या चाहिए, वो इसके लिए कुख्यात होंगे। ठीक है ना, प्रसिद्ध का अपोजिट क्या होता है, नोटोरियस होता है। तो नोटोरियस का ये है आपका नोटोरियस। नोटोरियस मतलब क्या होता है, फेमस फॉर एविल डीड्स, बुरे कामों के लिए जो बदनाम होता है। जो मतलब बदनाम और प्रसिद्ध एक ही चीज़ होती है। बस अच्छे काम के लिए जाने जाते हो तो प्रसिद्ध हो जाते हो, खराब काम के लिए जाने जाते हो तो बदनाम हो जाते हो। तो खराब काम के लिए जाने जाओगे नोटोरियस हो जाओगे, अच्छे काम के लिए जाने जाओगे तो फेमस हो जाओगे। ठीक है, तो नोटोरियस हो गया। बाकी वर्ड जो है एंग्जियस है, इसका मतलब क्या होता है, अब किसी बात को लेकर के बहुत कंसर्न है, बहुत वरीड है, बड़ी चिंता में है। वेल नोन, फेमस हो जाएगा तो इसका साइनोनिम हो जाएगा मोurnful। देखो, जब MOURN लगता है तो ये शोक के लिए लगता है। जब घर में किसी की डेथ हो जाती है तो MOURN वाला शोक होता है। अब इसमें फुल लगा दोगे तो क्या होगा, कोई व्यक्ति है जो शोक संतप्त है, शोकाकुल है, दुख में डूबा हुआ है। ठीक है, आंसर आपका क्या हो गया, नोटोरियस। नेक्स्ट में आ जाओ 3rd नंबर पे। देखो 3rd नंबर में इन्होंने बताया अप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी किसकी, एक इडियम है। इडियम क्या है, हार्ड टू स्वॉलो। स्वॉलो का मतलब क्या होता है, निगलना। ठीक है ना, निगलना मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसको निगलना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ जो इडियमेटिक मीनिंग होगी वो निगलना का मतलब मुंह के जरिए अंदर कोई चीज़ जा रही है, वो निगलना नहीं होगा। निगलने का मतलब यहाँ पर ये होगा ना कि कोई चीज़
हजम कर पाना मुश्किल है। हजम कर पाना मतलब क्या हो, उसको दिमाग में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, बिलीव नहीं हो रहा है, कह रहे ये बात हजम नहीं हो रही है। जैसे कोई आप सामान्य बातचीत में जनरली किसी से बातचीत करते हो, कोई ऐसी बात बोल देते हो तो आदमी क्या कहता है कि यार ये बात हजम नहीं हुई, ये बात हजम नहीं हुई मतलब उस पर यकीन नहीं हुआ। तो हार्ड टू सॉल्व का यही मतलब होता है। डिफ़िकल्ट टू बिलीव, ये पहला वाला आंसर होगा, डिफ़िकल्ट टू बिलीव। यहाँ देखो हार्ड टू सॉल्व लिखा है तो सॉल्व मतलब निकलना, और तुम्हें लग जाएगा कि यहाँ कहीं ईट से लेना देना तो नहीं है, ठीक है। तो इसका खाने से लेना, मैंने पहले भी बताया था कि अगर इडियम में निगलने वाला वर्ड आ गया तो उसका खाने से कोई लेना देना नहीं होगा। तो ना उसका ईट से मतलब होगा, ना स्पीक से मतलब होगा, ना रजिस्टर से मतलब होगा। बिलीव नहीं हो रहा। क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पे, इसमें भी इडियम है। तो खाली जगह के लिए सुटेबल इडियम बताओ। इसके लिए आपको सिचुएशन देखनी पड़ेगी ना, नहीं तो 4 इडियम नीचे लिखे हैं, ऐसे कैसे पता चलेगा कि कौन सा इडियम लगाना है। पहले आप क्या करो ना, एक सेंटेंस को पढ़ो तो इससे सिचुएशन आपके सामने आएगी। देखो लिखा है इट इज़ ईजी टू से, ये कहना बड़ा आसान है कि दैट यू विल स्टार्ट एक्सरसाइजिंग एवरीडे। ठीक है, एक्सरसाइजिंग एवरीडे, रोज़ हम एक्सरसाइज करेंगे, ये कहना बड़ा आसान है, रोज़ शुरू करेंगे। लेकिन वो पहला दिन आता नहीं है जल्दी तो जब इन्होंने कहा इट इज़ ईजी टू से, ये कहना आसान है पर करना बहुत मुश्किल है। बट इट इज़ डैश, मतलब करना मुश्किल है। क्राइंग वुल्फ, क्राइंग वुल्फ का मतलब क्या होता है, टू गिव फॉल्स सिग्नल। जैसे वो किस्सा सुना होगा ना कि एक चरवाहा था, लड़का ही था, वो भेड़े चराने जाता था, ऊब जाता था। एक दिन इसी पे क्लोज टेस्ट भी आया हुआ था। तो वो भेड़िया भेड़िया चिल्लाया करता था, लोग दौड़ के जाते थे भेड़िया देखने के लिए। वहाँ पे भेड़िया नहीं होता था, उसको मज़ा आती थी, हंसता था। कई बार ऐसा किया तो एक दिन वास्तव में भेड़िया आ गया, चिल्ला रहा था, लोग गए ही नहीं, उसको, उन लोगों को लगा कि कोई मजाक कर रहा होगा। तो ये क्राइंग वुल्फ का मतलब होता है गलत सिग्नल देना। ईजियर सेड देन डन, तो ईजियर सेड देन डन का मतलब क्या हुआ, कहना मतलब कहने की अपेक्षा कहना आसान है। ठीक है, अगला लिखा है गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। गोइंग द एक्स्ट्रा माइल का मतलब होता है जब हम किसी काम को करने के लिए कुछ और मेहनत कर लेते हैं, थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, ओवर वर्क कर लेते हैं। ठीक है, और लाइक फिश आउट ऑफ वाटर, लाइक फिश आउट ऑफ वाटर, देखो मछली अगर पानी के बाहर कर दोगे तो छटपटाएगी, तड़पेगी, तो बहुत अनकंफर्टेबल फील करेगी, डिफ़िकल्टी में फील करेगी। ठीक, सुटेबल कौन सा हुआ, अरे ये नहीं, सुटेबल कौन सा हुआ, सेकेंड वाला, इजियर सेड देन डन, कहना आसान है करना बहुत मुश्किल है। यही सिचुएशन थी ना, तो सेकेंड वाला आपका आंसर हो गया। चले आगे, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में आपको क्या करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है। तो स्टेटमेंट दिया है इजीली सेट ऑन फायर। सेट ऑन फायर का मतलब होता है कोई चीज़ जिसमें आग बड़ी जल्दी से लगाई जा सकती है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, इस तरह की तमाम चीज़ें हैं जो बहुत जल्दी से आग पकड़ लेती हैं। कागज़ वगैरह है तो जल्दी से आग पकड़ता है। तो जिसको, जो बहुत जल्दी से आग पकड़ लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनफ्लेमेबल। क्या कहते हैं, इनफ्लेमेबल। फ्लेम होती है आग, इनफ्लेमेबल जिसमें आप बहुत जल्दी से आग पकड़ा सकते हो। अब ये आंसर तो हो गया आपका। इनिमिकल क्या होता है, देखो इनिमिकल का मतलब होता है ना जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है, एनीथिंग दैट इज़ हार्मफुल फॉर अस, तो ये हो गया इनिमिकल। और इनोक्यूअस का मतलब क्या होता है, वो हार्मफुल है तो ये हार्मलेस है, इनोक्यूअस। ठीक है, जो हमारे लिए क्या होता है, हार्मलेस होता है। इनोक्यूअस एनिमल्स, जैसे हिरन है तो क्या होता है, इनोक्यूअस एनिमल होता है, हार्मलेस होता है। इनग्रेन्ड का मतलब क्या होता है, इनग्रेन्ड का मतलब होता है कि आपके दिमाग में वो बहुत फर्मली बैठ चुका है। ठीक है ना, फर्मली फिक्स्ड इन योर माइंड, ये होता है इसका, फर्मली फिक्स्ड कहाँ पर, इन योर माइंड, आपके दिमाग में बहुत अच्छे से कोई चीज़ बैठ गई है तो उसको हम इनग्रेन्ड कहते हैं। क्लियर हो गया ना इतना, आपका आंसर भी हो गया, बाकी सारे वर्ड भी हो गए। अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाओ, देखिए क्या लिखा है कि माई डॉटर वाज इन्वाइटेड टू लंच होस्टेड बाय द गवर्नर एट हिज रेजिडेंस। ठीक है, इसमें कोई एरर नज़र तो नहीं आ रही है। माई डॉटर कोई गलती नहीं है, वाज इन्वाइटेड पैसिव वॉइस है, जाहिर सी बात है, कौन इन्वाइट किया था, बाय द गवर्नर। ठीक, तो पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर भी ठीक है। इन्वाइटेड टू लंच, इन्वाइट के बाद टू लंच लगता है, ये टू भी सही है अपनी जगह पर। ठीक, एट हिज रेजिडेंस भी एकदम सही है, और होस्टेड भाई भी ठीक है, भाई होस्ट होंगे ना वो, जिनके यहाँ आयोजन होगा तो होस्ट होंगे, होस्टेड भाई, तो इसमें कोई गलती एक्चुअली है नहीं। अब इनवाइट के बाद अगर हम किसी खाने पीने वाली चीज़ का नाम लेते हैं तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, टू, इनवाइट टू,
और यहाँ पे कुछ भी कोई मील वगैरह है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर ये सब लगता है। और फार भी लगता है, इनवाइट फार दोनों लग जाते हैं, इनवाइट टू इनवाइट फार दोनों लगता है। तो टू में कोई गलती नहीं है, एक्चुअली इसमें कोई एरर नहीं है, लेकिन एसएससी ने, आपके आयोग ने इसी को गलत माना था, इनवाइटेड टू लंच। तो यहाँ पे इन्होंने टू को गलत माना था, फार लगाने के लिए कहा था। जबकि दूसरी बार और इसके पहले जब कई बार पेपर आए हैं जिसमें इनवाइट के साथ प्रीपोजिशन लगाना था, तो एसएससी ने, इसी एसएससी ने कहा कि इनवाइट के बाद टू लगता है, और वही एसएससी आज कह रहे हैं कि इनवाइट के बाद टू गलत है, फार लगेगा। ठीक है, तो ये पेपर बनाने की मिस्टेक है बेटा। देखो मैं मतलब ये नहीं, मैं अब तुम्हें ज़बरदस्ती उल्टा सीधा कारण नहीं दे सकता मैं। ठीक है, सारे सेक्शन मैंने चेक करके देखे, मैंने आपको बताया भी कि सब सही है। क्यों सही है? पैसिव का स्ट्रक्चर है तो वाज इनवाइटेड भी होगा और होस्टेड बाय भी होगा, क्योंकि पूरा सेंटेंस पैसिव में जा रहा है। अच्छा, बाकी सब्जेक्ट वर्ब वगैरह में माई डाटा के साथ वाज लगाएं, कहीं कोई मिस्टेक है ही नहीं मेरी नज़र में। ठीक है, तो अब एरर ज़बरदस्ती निकालनी पड़े, तो मेरा ये कहना है कि इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, लेकिन अब नो इम्प्रूवमेंट का कोई ऑप्शन भी नहीं है। ऐसे में ये एसएससी की एक मिस्टेक है, और इसके लिए जो उन्होंने कहा कि टू नहीं लगेगा फार लगेगा, तो एक्चुअली टू भी लगता है। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन सिचुएशन में आ जाते हैं, तो अब नो इम्प्रूवमेंट ना मिले तो आपको एरर लगाना है। और दिक्कत ऐसे में ये होती है कि हम एरर आखिर लगाएं कहाँ, क्योंकि सारे के सारे सेक्शन सही ही है। ठीक है, तो ये चांस वाले क्वेश्चन होते हैं। अब चलें आगे, मैं अपनी ओर से जितना कहना था मैं कह चुका, अब आप लोग समझिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 7 नंबर में। 7 में फिर से ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन है। देखो लिखा है ना, द न्यू सॉफ्टवेयर कंसिस्ट्स फ्रॉम, तो देखो कंसिस्ट के बाद हमेशा इन लगता है ना बेटा, कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे इंटरेस्टेड के बाद इन लगता है, कंटेन के बाद इन लगता है, कंप्राइज के बाद नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, कंसिस्ट के बाद इन लगता है। तो फ्रॉम नहीं होगा, कंसिस्ट्स इन हो गया ना, सेवरल। क्लियर है? चलिए, गलत क्या हो गया, ये फ्रॉम गलत हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, अप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है किसकी, एक फ्रेज दिया हुआ है। अब की बार इडियम ना देखिए, फ्रेज दिया है। ऑल ऑफ अ सडन, ऑल ऑफ अ सडन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ अचानक से हो जाती है जिसको हम पहले से नहीं जानते हैं। अनएक्सपेक्टेड होता है और प्री प्लान्ड नहीं होता है। तो ऑल ऑफ अ सडन का मतलब क्विकली एंड अनएक्सपेक्टेडली, ठीक तो है ये। क्विकली एंड एक्सपेक्टेडली नहीं होता, अनएक्सपेक्टेडली होता है। एक्सीडेंटली हो सकता है, काम चलेगा, एक्सीडेंटली का भी आंसर सही ही है। फिलहाल एक्सीडेंटली मत कहो, दुर्घटनावश होता है। ऑल ऑफ अ सडन में एक्सीडेंटली थोड़ा निगेटिव सेंस में जाता है, और इंटेंशनली मतलब जानबूझकर होगा, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती। अब आपके पास क्विकली एंड अनएक्सपेक्टेडली दिया हुआ है और एक्सीडेंटली दिया हुआ, तो इन दोनों में तो ये वाला ज़्यादा अच्छा होगा। अगर ये ना होता, पहला वाला ऑप्शन नहीं होता, तो हम एक्सीडेंटली को लगा सकते थे। एक्सीडेंटली इज़ नॉट एन इनकरेक्ट आंसर, बट बिटवीन फर्स्ट एंड द थर्ड फर्स्ट इज़ बेटर, इसलिए हमको फर्स्ट वाले पे जा रहे हैं। फर्स्ट वाला मोर एक्यूरेट है, ज़्यादा एक्यूरेट है, तो फर्स्ट ऑप्शन को चूज करो। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ 9 नंबर पे। 9 नंबर पे आपको क्या करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लगाना है। स्टेटमेंट क्या है, अंडरलाइन दिया हो, अंडरलाइन किया हुआ है। पढ़ो जरा, सीता लव्स हर ग्लास कंटेनर, सीता को अपना वो ग्लास कंटेनर बहुत अच्छा लगता था। इन विच सी हैज़ मैनी फिश, जिसमें उसने ढेर सारी मछलियाँ रखी थी। ठीक है, तो ऐसा ग्लास का कंटेनर, शीशे का बना हुआ एक ऐसा कंटेनर जिसमें हम मछलियाँ रखते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एक्वेरियम। ठीक है ना, क्लियर हुआ, उसको हम एक्वेरियम कहते हैं। प्लेनेटोरियम क्या होता है, देखो प्लेनेटेरियम होता है एक वेधशाला कहते हैं इसमें, या नक्षत्रशाला कहते हैं, एक प्रयोगशाला जैसा टाइप का होता है। ठीक है, उसमें लाइट एंड साउंड के जरिए हम अंतरिक्ष में जो कुछ भी सौरमंडल की जो संरचना है, अंतरिक्ष में जो ग्रह नक्षत्र तारे हैं, किसका क्या मूवमेंट किधर को होता है, उन्हीं सब पर एक वीडियो की तरह चलता है, मूवी की तरह चलता है, उसको हम प्लेनेटेरियम कहते हैं। कैनिस्टर क्या होता है, कनस्टर जानते हो ना, ऐसे एक डब्बा टाइप का होता है, इसमें घी वगैरह तेल वगैरह आता है, वैसे ही डब्बा कैनिस्टर होता है। ठीक, जिसको आप लोग कनस्तर कहते हो। ठीक, और म्यूजियम क्या होता है, म्यूजियम संग्रहालय होता है जहाँ प्राचीन महत्व की एंशिएंट इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी जाती हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में कुछ चीज़ें मिली, मुगल काल की हैं, गुप्त काल की हैं, ठीक है, मौर्य काल की कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, तो उसको उसी में रखा जाता है, उसको म्यूजियम कहते हैं। एंटीक चीज़ों का कलेक्शन होता है। क्लियर? तो योर आंसर इज एक्वेरियम।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट में आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 में कह रहे हैं इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। तो इंडाइजेशन, इंडाइजेशन की स्पेलिंग तो एकदम से ठीक है। इंडाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब आप जो कुछ खाते हैं उसको ठीक से नहीं पचता, तो इंडाइजेशन। लिरिसिस्ट कौन होता है? लिरिसिस्ट वो होता है जो पोएम वगैरह को लिखता है, लिरिक होता है ना। लिरिक मतलब होती है सॉन्ग, ठीक है ना, छोटे से सॉन्ग होती है। तो जो इसको लिखता है, गीतकार सुना होगा ना, एक बार सुना होगा, गीतकार या मतलब पोएम राइटर, लिरिसिस्ट होता है। तो इसकी भी स्पेलिंग सही है, तो आंसर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। पैरालिसिस लिखी हुई है, तो पैरालिसिस की स्पेलिंग गलत है बेटा। देखो होता क्या है, इसमें लिखो पहले पैरा, PARA, LY के बाद SIS, यही ध्यान रखना, SIS, तो यहाँ से C लगा दिया, तो ये आपका आंसर हो गया। पैटर्न सही है अपनी जगह पे, उसके स्पेलिंग में कोई गलती नहीं है। इसका मतलब होता है संरक्षक। तो संरक्षक का क्या मतलब होता है? देखो पुराने ज़माने में कवियों वगैरह को कोई मतलब नौकरी तो होती नहीं थी, कोई कहाँ से कमाएंगे कहाँ से। तो होता क्या था कि नहीं, कवि कविताएं लिखा करते थे, राजा को सुनाया करते थे, राजा उनका संरक्षक होता था, क्योंकि कविता में पहले पैसा वैसा तो मिलता नहीं था। तो राजा उनका संरक्षण किया करता था, राजा उनके घर परिवार का खर्चा देखता था, ये दरबार में रहते थे, कविताएं सुनाया करते थे, ऐसे में राजा की तारीफ ही किया करेंगे। तो पैट्रन कहा जाता है, जो हमारा संरक्षक होता है वो पैट्रन होता है। ठीक है, स्पेलिंग आपको क्लियर हो गई, पैरालिसिस होगी। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। और 11 का भी सीन देखो तो क्या लग रहा है, एरर का क्वेश्चन है। सी हैज़ बॉट अ कार 2 days ago, ठीक है, 2 years ago लिखा हुआ है। तो जब हम किसी टाइम के साथ एगो लगा देते हैं, आपको याद होगा टेंस में मैंने बताया था कि टाइम के साथ अगर लगा हो एगो, या कहीं बिफोर लगा, बिफोर 2 years लगा हो, या 2 years एगो लिखा हो, तो ये सेंटेंस हमेशा किस में होगा बेटा, पास्ट इंडेफिनिट में होता है। ठीक है, 2 minutes एगो, यहाँ तक बस 2 मिनट पहले की अगर बात होगी तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगी। ठीक है, तो एगो या बिफोर के साथ कोई टाइम होगा, सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट होगा। यहाँ 2 years एगो लिखा हुआ है, तो सेंटेंस में गलती क्या होगी, हैज़ नहीं होना चाहिए, सी बॉट अ कार होगा, सी हैज़ बॉट नहीं होगा। तो एरर किस में हो गया, 4th वाले में हो गया। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का। यहाँ पर भी खाली जगह भरना है और ब्रैकेट में कोई पार्ट दिया हुआ है, तो इसी को क्या करना है, इसका साइनोनिम यूज करके इसको रेक्टिफाई करना है, मतलब अच्छा बनाना है। स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। देखो लिखा है कि नॉवेल्स इंट्रिकेट प्लॉट, जो एक नॉवेल है, नॉवेल एक उपन्यास होता है, कहानी की एक विधा है। नॉवेल पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो नॉवेल उपन्यास, गोदान क्या है, मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। तो नॉवेल्स इंट्रिकेट प्लॉट, बड़ा जटिल प्लॉट है, जो उसकी कथानक है, जो कहानी है वो थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो प्लॉट एंड रिच कैरेक्टर डेवलपमेंट, और उसके जो कैरेक्टर है ना बड़े मतलब रिच है कैरेक्टर डेवलपमेंट, ये दोनों चीज़ें इंट्रिकेट प्लॉट और रिच कैरेक्टर डेवलपमेंट केप्ट रीडर्स कमिटेड फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। तो इसमें क्या किया कि मतलब कहानी का प्लॉट और कैरेक्टर ऐसे थे कि इसमें जो रीडर है शुरू से अंत तक एकदम से मतलब उसी में डूबा रहता है। तो कमिटेड फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, और इसी कमिटेड का अब साइनोनिम ढूंढना। डिटैच का मतलब क्या हो गया, अलग हो जाता है, तो अलग हो जाना तो एंटोनिम हो जाएगा। सेक्लूड का मतलब भी अलग हो जाना, ये एंटोनिम हो जाएगा। डिसमेंटल्ड का मतलब होता है जैसे मान लो आपके पास क्या है, सपोज करो कोई गजट है, मान लो मोबाइल है, अब मोबाइल का आप स्पीकर अलग निकाल के रख देते हैं, कवर अलग रख देते हैं, स्क्रीन अलग रख देते हैं। तो जिन चीज़ों से मिलकर आपका गजट बना हुआ है, सपोज वो है CPU है, CPU कंप्यूटर का CPU है, उसमें से आपने हार्ड डिस्क निकाल के कहीं रख दी और रैम निकाल के कहीं रख दिए, फ़ैन निकाल के कहीं रख दिया, उसको कहते हैं डिसमेंटल करना। इसका अपोजिट क्या होता है, असेंबल करना, अलग अलग पार्ट्स को एक जगह करके असेंबल कर देते हैं। तो डिसमेंटल यहाँ लगेगा नहीं। इंगेज, हाँ इंगेज हो सकता है, ठीक है ना, इंगेज्ड फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। कोई आप कहानी पढ़ रहे हैं या कोई मूवी देख रहे हैं, शुरू से अंत तक में आप एक बार भी हिले नहीं, उठे नहीं वहाँ से, तो क्या होगा, यू आर कम्प्लीटली इंगेज्ड इन द स्टोरी ऑफ द मूवी, पूरी तरह से उसी में डूबे हुए हैं, लीन है, कहीं आपका दिमाग नहीं भटका, कहीं आप उठ के गए नहीं। ठीक है, तो साइनोनिम जो कमिटेड का होना चाहिए, दैट शुड बी एंगेज्ड। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये एंटोनिम बताना है किसका, इस वर्ड का, कार्नल का। तो अब कार्नल की मीनिंग पहले समझो, तभी तो उसका साइनोनिम या एंटोनिम बता पाओगे। तो कार्नल का मतलब होता है सेंसुअल,
सेंसुअल का मतलब क्या होता है, जो हमारी इंद्रियों से रिलेटेड होता है, आँख से रिलेटेड हुआ, कान से रिलेटेड हो गया, नाक से रिलेटेड हो गया, जीभ से रिलेटेड हो गया, स्किन से रिलेटेड हो गया, ये सेंसुअल होता है। ठीक है, जैसे कोई सुंदर चीज़ है, सुंदर हो चाहे बदसूरत हो, आँख से रिलेटेड हो गई। कोई चीज़ खाने वाली चीज़ है, टेस्टी है, लड्डू है, पेड़ा है, बर्फ़ी है, समोसा है, चाट है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं। हम मोमोज वगैरह भी, पिज्ज़ा उज्जा भी उसी में आता है, तो ये जीभ से रिलेटेड होते हैं, तो वो सेंसुअल होगा। अब सेंसुअल का अपोजिट बताओ, मटेरियल, तो मटेरियल क्या होगा, मटेरियल भी तो सेंसुअल ही होगा। ठीक है, भौतिक वस्तु होती है ना ये। स्पिरिचुअल क्या होता है, आध्यात्मिक होती है। एक क्या होती है, ऐन्द्रिक होती है, आपकी आत्मा इंद्रियों से रिलेटेड है, और एक आध्यात्मिक हो गई, क्या हो गई, ये आत्मा परमात्मा से रिलेटेड हो गई, इस संसार के परे है, तो ये आध्यात्मिक हो गई। तो ये ज़्यादा होगा। सोमेटिक का मतलब क्या होता है, फिजिकल होता है, शारीरिक होता है। सोमेटिक सेल्स होती हैं ना, जिससे अब शरीर का निर्माण होता है, तो शारीरिक होता है। सोमेटिक शारीरिक होता है। टेम्पोरल का मतलब होता है सांसारिक, वर्ल्डली होता है। ठीक है, सांसारिक का मतलब वर्ल्डली, शारीरिक मतलब क्या हुआ, फिजिकल। ठीक है, इनका मतलब तो दिया ही हुआ है, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल हो गया। तो अब ये बताओ कि जो एंटोनीम होगा सेंसुअल का या कार्नल का, वो कौन सा होगा, स्पिरिचुअल होगा। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, 14 नंबर का। 14 नंबर में देखो फिर खाली जगह कर दिया है, और यहाँ पे इडियम लगाना है। मतलब ऐसा देखो ना, आजकल जो इडियम पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सीधे वाले कम पूछे जा रहे हैं, सिचुएशन के हिसाब से कौन सा इडियम लगेगा, इस तरह वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो बी रेडी, करना क्या है, हम लोग तो बहुत सारा कर ही चुके हैं। द डिसीजन टू गो ऑन अ ट्रिप आफ्टर माई वेकेशन वाज द, तो जो मतलब जब छुट्टियाँ हो जाएंगी तो उसमें हम लोग ट्रिप पर जाएंगे। ठीक है, ये डिसीजन क्या होगा, आइस ऑन द केक, आइसिंग ऑन द केक, एप्पल ऑन द केक, या आइसिंग ऑन द ब्राउन। ठीक है ना, आइसिंग ऑन द ब्राउनी, क्या होगा बताइए। 14 नंबर में आपका आंसर क्या होना चाहिए, तो आइसिंग ऑन द केक होगा। आइसिंग ऑन द केक का मतलब जानते हो, जैसे आपका एक केक है, ठीक है, एक केक है, ये केक है, इसके ऊपर आइसिंग कर दी जा रही है, आइसिंग कर दी जा रही है। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, एक्स्ट्रा बेनिफिट। आइसिंग ऑन द केक का मतलब क्या हुआ, एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया। तो अब एक तो छुट्टियां हुई हैं, वेकेशन हुआ है। ठीक है, तो वेकेशन के बाद इनको मतलब ट्रिप पर जाने की क्या हो गया, डिसीजन हो गया, ट्रिप पर जाना है। तो मतलब डबल इंटरेस्ट होगा, डबल एंजॉयमेंट हो जाएगा ना, डबल इंटरटेनमेंट हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको, आइसिंग ऑन द केक। क्लियर है, चलिए, तो ये भी आंसर हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में फिर वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। स्टेटमेंट क्या दिया, फेल टू फंक्शन नॉर्मली, फेल टू फंक्शन। अच्छा, फेल हो जाएंगे तो उसका मतलब किसी मशीन का काम खराब हो गया, वो ठीक से काम नहीं कर रही है, तो बिगड़ जाने पे क्या होगा, माल, और उसके बाद फंक्शन लगा दो, माल फंक्शनिंग। तो माल फंक्शन क्या हो गया, ये दिया हुआ माल फंक्शन। ठीक है, माल ट्रीट का मतलब क्या होता है, किसी के साथ बुरा बर्ताव करना, ये ट्रीटमेंट होता है ना, ट्रीट करना किसी को, ट्रीटमेंट करना किसी। तो किसी को अगर आप गलत ट्रीटमेंट दे रहे हो, ट्रीटमेंट इलाज वाला नहीं, किसी के साथ आप बिहेव गलत कर रहे हो, उसको गलत ढंग से ट्रीट कर रहे हो, ठीक है, तो वो हो गया। ठीक है, जैसे आप अपने भाई को नौकरों जैसा बिहेव कर रहे हो तो वो माल ट्रीटमेंट हो जाएगा, और अगर आप नौकर को भाई की तरह कर रहे हो तो ये क्या होगा, बेनिट्रीट हो जाएगा। बेनिट्रीट का मतलब क्या हो, किसी के साथ आप बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहे हो। मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है, चीज़ को अपने अकॉर्डिंग तोड़ मरोड़ के अपने अकॉर्डिंग बना लेना, हो मैनिपुलेट कर देना होता है। और मैंगल का मतलब क्या होता है बताओ, व्हाट डू मीन बाय मैंगल। मैंगल का मतलब होता है ना, किसी चीज़ का बहुत बुरी तरह से डैमेज कर दे रहा हो। मैंगल क्या होगा, किसी चीज़ को बुरी तरह डैमेज कर देना। क्लियर हो गया आपका, सारे ऑप्शन क्लियर हो गए। आंसर कौन सा था, सेकेंड वाला है। अब आ जाओ 16 नंबर में भाई। तो 16 नंबर में देखो फिर से वही कंटेंस एंड एरर, यही मैटर ना गया। तो देखो सेंटेंस पढ़ के देखते हैं हम लोग कि कहाँ पर गलती है कोई। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हो, ठीक है, अगर आप मेहनत करते हो, यू सिक्योर गुड मार्क्स। देखो जो कंडीशन है इसमें, हमने एक बार और इफ़ के साथ वाली सारी बात बताई थी आप लोगों को। 3 कंडीशन होती हैं। देखो इफ़ के साथ अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किए हो, पहले भी बताए हैं फिर बता दे रहे हैं। और इफ़ यू नीड द सेम थिंग इन मोर डिटेल यू शुड सर्च माई वीडियो कंडीशनल्स। ठीक, एक वीडियो है कंडीशनल जिसमें मैंने बोर्ड पर एक कंडीशनल्स पढ़ाए हैं, सारे सिचुएशन में पढ़ाए हैं। उसके बाद उसका प्रैक्टिस सेट भी है, दोनों काम किया हुआ हूँ।
ठीक है। तो अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो वो वीडियो देखें, तो अगर समरी में रिवाइज करना है तो यहाँ आओ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ दूसरा सेंटेंस क्या होता है, दूसरे सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के साथ विल शैल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं या फिर कैन लगा लेते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करते हैं। और अगर इफ़ के साथ पास्ट इंडेफिनिट है, इफ़ के साथ पास्ट इंडेफिनिट है, तो हम लोग सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, वुड लगाएंगे या कुड लगाएंगे, ठीक है ना, वुड या कुड लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और अगर इफ़ के साथ पास्ट परफेक्ट हुआ, इफ़ के साथ हैड लगा हुआ है, इफ़ के साथ पास्ट परफेक्ट हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ वुड हैव लगाएंगे, क्योंकि परफेक्ट का साथ कौन देगा, परफेक्ट देगा। तो वुड हैव और कुड हैव यूज करते हैं और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर देते हैं। अब सिचुएशन देखो, इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू के साथ वर्क लगा दे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ तो यहाँ पे यू के साथ क्या लगाना चाहिए था, विल लगाना चाहिए था। यू विल सिक्योर गुड मार्क्स, तो विल सिक्योर, यू विल सिक्योर, ये लिखा है ना यू सिक्योर, यहाँ पे यू विल सिक्योर होना चाहिए था। तो आपका आंसर कौन सा हुआ, फोर्थ वाला, यही गलत है, ठीक है। आगे आओ, अगले वाले में फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टेटमेंट पढ़ो। अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन मेनी मैप्स, सॉरी ही हु इज स्किल्ड इन मेकिंग मैप्स। तो मैप बनाने वाला, इसके पहले भी कई बार आया है। तो कोई आदमी जो नक्शा बनाता है, मानचित्र बनाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्टोग्राफर, ठीक, क्या कहते हैं, कार्टोग्राफर कहते हैं, मानचित्र बनाने वाला। तो ये रहा आपका आंसर। बाकी जो वर्ड्स है कैलीग्राफर, तो कभी मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, तो कैको बताया था और कैली बताई थी। कैको कब लगता है, बैड के लिए यूज़ किया जाता है, और कैली किसके लिए लिखा जाता है, गुड के लिए लिखा जाता है। और ग्राफ मैंने क्या बताया था, ग्राफ किसके लिए लगता है, राइटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ग्राफ। तो ये देखो कैकोग्राफर भी दिया है और कैलीग्राफर भी दिया है। ग्राफ अगर राइटिंग है तो कैलीग्राफर क्या हो गया, सुलेख हो जाएगा, सुंदर लिखना। कुछ लोग बड़ा सुंदर सुंदर बहुत प्यारा प्यारा लिखते हैं, और कैकोग्राफर का मतलब क्या हुआ, बहुत ही गंदा लिखना। ऐसा व्यक्ति जो खुद लिखे और खुद ही पढ़ पाएगा, हो सकता है 2-4 दिन बाद खुद भी नहीं पढ़ पाएगा क्या लिखा है, उसको कैकोग्राफर कहते हैं। गंदी राइटिंग, या स्पेलिंग बहुत ख़राब होगी या राइटिंग बहुत गंदी होगी, ठीक। कैलीग्राफर वाला बहुत सुंदर सुंदर लिखेगा। कार्टोग्राफर मानचित्र बनाता है। क्यूरेटर क्या होता है, क्यूरेटर है केयर टेकर ऑफ अ म्यूजियम, जो संग्रहालय होते हैं, म्यूजियम होते हैं, उनका केयर टेकर होता है क्यूरेटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं 18 नंबर पे। 18 नंबर पे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। रिपल्स, रिपल्स की स्पेलिंग ठीक है, पल्स देख लो, पल्स की स्पेलिंग सही है, रिपल्स अब सही हो गई। रिक्रूट की स्पेलिंग भी एकदम से सही है, ठीक है, तो ये आंसर तो नहीं हो सकते। रजिस्ट भी सही है, आंसर नहीं होगा। रेक्टिफाई, ये वर्ड गलत हो गया, क्योंकि जब हम इसको कहते हैं रेक्टी और फाई करेंगे ना तो एफ वाई हो जाता है, तो ये जो एफ के बाद आई ए लगा है यही गलत था। रेक्टिफाई मतलब इम्प्रूव करना, सुधार कर देना उसको, इसकी स्पेलिंग गलत है, तो दैट शुड बी योर आंसर, ठीक। आगे आ जाओ 19 में। तो 19 भाई देखो फिर खाली जगह है, लेकिन इडियम भरना है या कोई वर्ड भरना। इडियम तो यहाँ पे कहीं पे नहीं दिया हुआ, तो कोई वर्ड भरना। आई विश वी हैड डैश कम हियर, मतलब कोई आदमी कह रहा है यार मैं, मतलब इच्छा तो मेरी ये है कि यहाँ मैं कभी आया ही ना होता, तो आई हैड नेवर कम हियर, आई हैड राइट कम हियर नो, आई हैड क्लियर कम हियर नो। आपको क्या चाहिए, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी चाहिए यहाँ पर। आई हैड कम, मैं आया था। अब इसके बाद हैड भी लगा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगी है, तो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में जो आता है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी होता है। कब कब आया, आया कभी आया कि कभी नहीं आया, ऐसा वर्ड। और एग्रीड क्या होगा, आई हैड एग्रीड कम हियर, अगर एग्रीड लगा दोगे तो ये कम का काम होगा। डबल डबल मेन वर्ब एक हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं लगती है। अब यहाँ क्या करोगे, आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या लगाना होता है, फ्रिक्वेंसी लगाना होता है। तो नेवर, सेल्डम, ऑलवेज, ऑलरेडी, ये सब कोई वर्ड आना चाहिए था, तो यहाँ क्या लगेगा, नेवर लगेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। तो 20 में क्या करना है, देखो इन्होंने कहा नो रेक्टिफिकेशन नीडेड, मतलब जो वर्ड अंडरलाइन किया गया है उस अंडरलाइन में अगर कुछ सुधार की गुंजाइश है तब तो गुंजाइश करिए। स्मार्टर, स्मार्ट, स्मार्टेस्ट में से कुछ लगे, अगर नहीं, वो अगर वर्ड सही है अपनी जगह पर तब क्या लगाएगा, नो रेक्टिफिकेशन नीडेड। चलिए तो यहाँ पढ़ते हैं, हिज क्लेम टू बी द स्मार्टली किड इन द स्कूल वाज अ बिट हाइपरबोल। उसका क्लेम टू बी द स्मार्टली, देखो स्मार्टली क्या हो जाएगा भैया, ये एडवर्ब है, और बिना एडजेक्टिव के एडवर्ब कहाँ से लगाओगे, गलत हो जाएगा ना। अच्छा दूसरी बात, ये किड क्या है, नाउन है, ठीक है,
मैं इसको ज़रा क्लियर करके आपको फिर से बताता हूँ। किड क्या है? नाउन, बच्चा। नाउन के पहले क्या यूज करोगे आप? एडजेक्टिव यूज करोगे। और ये स्मार्टली क्या है? एडवर्ब है। गलत तो है वो, ठीक है। अब देखना है कि मतलब ये तय है कि हाँ एडजेक्टिव लगाना है। अच्छा, एडजेक्टिव के पहले क्या लगा है? दा लगा है। और दा के बाद हम लोग क्या लगाते हैं? सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं, पॉजिटिव और कंपैरेटिव नहीं लगाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जो स्मार्टली लिखा है वो होना चाहिए स्मार्टेस्ट होना चाहिए। तो क्या हो गया? ये थर्ड वाला आपका आंसर हुआ। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। चलिए आगे। 21 से लेकर के 25 तक के लिए एक भारी भरकम हेल्दी पहलवान कुंभकर्ण की तरह पैसेज दिया हुआ है। 5 ब्लैंक हैं, उनको नंबरिंग की गई है। उनकी जगह पर कौन से वर्ड सुटेबल हैं, इसके लिए 4 ऑप्शन हैं। और कौन सा ऑप्शन लगेगा किस जगह पर, दिस इज योर ड्यूटी। तो चलिए एक रीडिंग मारते हैं इसकी। स्टूडेंट्स पुट देयर हार्ट एंड सोल इनटू स्टडीज, मतलब जी जान लगाना। पुट देयर हार्ट एंड सोल, ये भी एक मुहावरा है, किसी दिन पूछ लेगा तो ध्यान रखिएगा। पुट योर हार्ट एंड सोल का मतलब जी जान लगा देना। स्टूडेंट अपनी जी जान लगा देता है इनटू स्टडीज व्हाइल डैश फॉर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के लिए क्या करते समय स्टूडेंट जान लगाते हैं? आप लोग भी तो स्टूडेंट हो, बताओ एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो यहाँ क्या लगाओगे आप? प्रिपरेशन लगाओगे, ठीक है ना। चलिए, दे प्रिपेयर, ये देखो मिल गया हमको क्लू। दे प्रिपेयर द सिलेबस बाय गिविंग मेनी रिविजन्स, कई बार रिवीजन करके वो सिलेबस को प्रिपेयर करते हैं। मेकिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन फ्लैश कार्ड, अब छोटे छोटे कार्ड बनाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं ऊपर। प्रिपेयरिंग नोट्स थ्रू आउट द ईयर, साल भर नोट्स बनाते हैं। दे रीड रेफरेंस बुक्स, और उसके बाद जो मेन बुक के साथ में रेफरेंस बुक्स होती हैं उनको पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, दिस इज द डिमांडिंग डैश ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन। ये वो सारे स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं उनकी डिमांडिंग क्या है? उनकी डिमांडिंग स्ट्रेटजी, रूटीन, या ये इस तरह का कोई वर्ड लगेगा, ये उनकी डिमांडिंग स्ट्रेटजी। सबसे ज़्यादा डिमांड में स्ट्रेटजी, रूटीन, यही हमको ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। बट मोस्ट स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि फील टेंस्ड ऑन द डे बिफोर एन एग्जामिनेशन, मतलब किसी एग्जामिनेशन के पहले वो क्या हो जाते हैं? वो टेंशन में आ जाते हैं, कुछ तो नर्वस हो जाते हैं, कुछ को तो दवाई खानी पड़ती है, एंजाइटी हो जाती है, नींद नहीं आती है। नींद तो खैर अधिकांश को नहीं आती है। ये कहाम थे एग्ज़ाम के पहले भी, मतलब कुर्सी पे बैठे बैठे सो लेते थे। Everyone is in the state of dash as to what questions would be asked. Everyone is in the state of dash. हर आदमी ऐसी मानसिक स्थिति में होता है, चिंता में होता है ना, कि क्या what questions would be asked in the paper, मतलब पता नहीं क्या पूछा जाएगा, यही सोचते रहते हैं। हर आदमी ये सोचता रहता है पता नहीं क्या पूछा जाएगा। They could write their answer properly to get good marks, मतलब लिख पाए, वेदर लिखा, वेदर मतलब पता नहीं आंसर सही से लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। सच ओवर थिंकिंग, ये देखो ये सच के साथ ओवर थिंकिंग लिखा हुआ है ना, तो इन द स्टेट ऑफ, यहाँ पे हो गया ना थिंकिंग, थॉटफुलनेस। तो ये ओवर थिंकिंग क्या है? इज द कॉज ऑफ डैश विच डेफिनेटली अफेक्ट्स देयर परफॉर्मेंस। तो यही उनकी कॉज ऑफ, क्या कॉज ऑफ एंजाइटी, चिंता, परेशानी, ट्रबल, ये उनकी यही ओवर थिंकिंग उनकी सब परेशानी है, सबसे बड़ा कारण है, जो कि डेफिनेटली प्रभाव अफेक्ट करती है उनके परफॉर्मेंस को। दे शुड रिवाइज द सब्जेक्ट रेगुलरली, चाहिए क्या सलाह दे रहे हैं कि स्टूडेंट को रेगुलरली सब्जेक्ट को रिवाइज करना चाहिए। शुड नॉट कीप देयर डाउट्स पेंडिंग, अपने डाउट्स को पेंडिंग में मत रखो, डाउट्स को क्लियर करके चलो। दिस विल नॉट क्रिएट अ डैश ऑफ बैकलॉग, बैकलॉग मतलब रुकावट, इससे रुकावट नहीं आएगी आपके पढ़ाई में। दे विल गेट सफिशिएंट टाइम टू रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको पर्याप्त टाइम मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पहले वाले फिलर के लिए क्या लगेगा। तो मैंने बता तो दिया था कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, स्टूडेंट्स पुट देयर हार्ट एंड सोल इनटू द स्टडीज व्हाइल डैश फॉर एग्जामिनेशन, तो जब तैयारी कर रहे होते हैं एग्जामिनेशन की, कैलकुलेटिंग करेंगे कि प्रोड्यूसिंग करेंगे कि गाइडिंग करेंगे कि प्रिपेयरिंग करेंगे। प्रिपेयरिंग की बात, चलिए पूरे पैराग्राफ में एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयरिंग की बात है। देखो यहाँ भी प्रिपेयर लिखा, यहाँ भी प्रिपेयर लिखा, प्रिपेयर करने की बात है। चलो अगला क्वेश्चन करो। अगले में हमने सेकेंड और थर्ड दोनों ले लिया है। इन्होंने कहा दिस इज द डिमांडिंग डैश ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन।
जो भी स्टूडेंट एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं, ये उनके लिए सबसे ज़्यादा डिमांडिंग क्या है? उनकी सबसे ज़्यादा डिमांडिंग हैबिट होगी कि प्रिंसिपल होगा कि मेथड होगा कि रूटीन होगी? तो मैंने अब थोड़ी देर पहले ये बात तो बताई ही थी कि इनका क्या होना चाहिए। सबसे ज़्यादा डिमांडिंग रूटीन होना चाहिए ये, ठीक है, यही तो होता है, यही करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये सबसे ज़्यादा डिमांडिंग रूटीन होता है। 23 में आ जाओ, यहाँ वाले के लिए क्या करोगे? इन्होंने कहा बट मोस्ट स्टूडेंट्स फील टेंस्ड ऑन द डे बिफोर एन एग्जामिनेशन, एवरीवन इज इन द स्टेट ऑफ डैश एज टू व्हाट क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड। हर आदमी एक तरह के डायलेमा की कंडीशन में होता है ना। या देख लेते हैं यहाँ पे, हेजिटेशन नहीं होता है। अनसर्टेनिटी, हाँ अनसर्टेनिटी हो सकता है कि हर आदमी अनसर्टेन होता है। एग्ज़ाम के एक पहले सोचते हैं पता नहीं क्या पूछा जाए, ये भी पढ़ लो, हो सकता है ये ना पूछे, ये भी पढ़ लो, हो सकता है पूछ ना ले, हो सकता है पूछ ना ले, हम एकदम डाउट में रहते हैं। इसके बाद भरते चले जाते हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं। कॉन्फिडेंस में तो होते नहीं है। कितना भी पढ़ लिए हो, एग्ज़ाम के पहले कॉन्फिडेंस, जो जिसने टॉप किया हो, उस एग्ज़ाम को जिसने टॉप किया हो, एग्ज़ाम के 10 मिनट पहले से पूछो भाई तैयार है? अरे यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या लिखेंगे, कुछ नहीं तैयार है, सब भूल जाता है। लगता है पेपर हाथ में आता है तो शुरुआत में सब सर, उसके बाद थोड़ी देर में आने लगता है, अब धीरे धीरे याद आता है, मशीन फिर काम करना शुरू कर देती। तो किस कंडीशन में होगा? अनसर्टेन। एश्योरेंस की कंडीशन में नहीं होगा। डाउटफुल रहता है तो एश्योरेंस और कॉन्फिडेंस तो नहीं हो सकता ना। हेजिटेशन और अनसर्टेनिटी में अनसर्टेनिटी इज बेटर देन हेजिटेशन। नेक्स्ट आ जाओ। अरे इसमें एक और था, नहीं दोनों कर लिए। चलिए अब आपका क्वेश्चन कौन सा बचा है? ये 4 का और 5 का नंबर फिलर। चलिए, सच ओवर थिंकिंग इज द काज ऑफ डैश विच डेफिनेटली अफेक्ट्स योर परफॉर्मेंस। अब ये क्या होगा? कॉज ऑफ परेशानी होगी ना, काज ऑफ पीस तो हो नहीं सकता, काज ऑफ कंफर्ट भी नहीं होगा, क्योंकि आगे चल के क्या होगा, उनका परफॉर्मेंस इसी से प्रभावित हो रहा है। अगर परफॉर्मेंस प्रभावित हो रहा है तो पीस और कंफर्ट तो हो नहीं सकता। कॉज ऑफ एंजाइटी हो सकता है, ठीक है। और एजिटेशन क्या होता है बताओ? कॉज ऑफ एजिटेशन अगर लिख दूं तो क्या मतलब निकलेगा? एजिटेशन का मतलब होता है ना, जैसे एक तरह से अब चिड़चिड़ापन हो रहा है, आप हड़ताल टाइप का कर रहे हैं तब, जबकि आदमी मानसिक रूप से परेशान हो रहा है तो उनकी काज ऑफ एंजाइटी होगा, ठीक है। आखिरी वाले पे आ जाओ। दिस विल नॉट क्रिएट अ डैश ऑफ बैकलॉग, ठीक है ना। तो दिस विल नॉट क्रिएट, ये अच्छा इसके पहले देखो, दे शुड रिवाइज द सब्जेक्ट रेगुलरली एंड शुड नॉट कीप देयर डाउट्स पेंडिंग। हाँ, उपाय बताया इन्होंने कि अगर बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है तो वो रेगुलरली अपने कोर्स को रिवाइज किया करेगा, क्या करना चाहिए उसको, और शुड नॉट कीप देयर डाउट्स पेंडिंग। जो डाउट मन में आ रहा है उसको पेंडिंग में ना डालो, कल कंफर्म कर लेंगे, 1 महीने बाद कर लेंगे, ये सब नहीं। डाउट कोई हो रहा है तुरंत कंफर्म करो, सब्जेक्ट को रोज़ रिवाइज करो और तुरंत डाउट को कंफर्म करो। तो ऐसा करने वाले के लिए अगर ऐसा आप करते हैं तो दिस विल नॉट क्रिएट अ डैश ऑफ बैकलॉग एंड दे विल गेट सफिशिएंट टाइम टू रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम। तो इस तरह से उनके ऊपर कोई बोझ नहीं होगा, कोई बर्डन नहीं होगा। तो दिस विल नॉट क्रिएट अ मास की बर्डन की पावर की वेट, तो पावर तो नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव सेंस में आएगा। क्रिएट अ बर्डन होना चाहिए ना 25 में, तो यहाँ लगेगा दिस विल नॉट क्रिएट अ बर्डन, ठीक है। तो इससे उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं पड़ेगा। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। हम लोग आज कौन सा कर रहे थे? 14 सितंबर का सेकेंड वाला पार्ट। क्लियर है? चलिए, तो 2023 की MTS वाले में से केवल एक सेट और बचा हुआ है, कल हम लोग उसको फाइनल कर देंगे, ठीक। उसके बाद कुछ और शुरू करेंगे हम लोग। क्या शुरू करेंगे? अभी तो उम्मीद यही है कि हम 2022 का जो मई का और जून का छूटा हुआ MTS वाला पेपर है उसको करा देते हैं। MTS 21, 22, 23 एकदम से फिनिश हो जाए। बाकी सब तो हम लोगों ने 22, 23 का फिनिश कर ही रखा है। फिर फेज़ 11 बच्चा कह रहा था कोई कि सर फेज़ 11 का एक भी नहीं कराए हैं, तो वो हम आपका करा देंगे बेटा, फेज़ 11 भी करा देंगे। और अभी तक हमने सारे क्वेश्चंस प्री के किए हैं, मेंस भी कराना है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मेंस दोगे तो हमको मेंस कराना है। हमको तो उम्मीद है कि सारे लोग मेंस दोगे, सबकी जॉब लगेगी, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों की इसी साल जॉब लगे ऐसी मेरी कामना है। मेरे मुंह से अभी जो निकल रहा है वो अब सच हो जाए तो मेरे लिए सबसे खुशी की बात होगी। गॉड ब्लेस यू, और आपको इसी साल जॉब मिल जाए, और जॉब मिल जाए तो लड्डू खिलाना मत भूलना, है, ठीक है। तो ये सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे कल शाम वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।